और ग्रेजुएशन मैंने NIT इलाहाबाद से किया हुआ है इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने जॉब की है वेबकोस लिमिटेड, एक PSU है उसमें, और उसके थ्रू मैं आउट ऑफ इंडिया भी पोस्टेड रहा हूँ कंबोडिया में। जी सर। आप अभी जॉब में हैं PSU में? नो सर, मैंने जॉब मतलब छोड़ के उसके बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट पे था या परमानेंट था सर। फिर क्यों छोड़ा आपने जॉब? और सर मुझे मतलब सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना था। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के फिर यहाँ आके मतलब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद मतलब उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यूपी में और इंडिया में मतलब अपनी कंट्री में अपने लोगों के लिए सर्व करना है, तो इस वजह से मैंने वहाँ जॉब क्विट किया, फिर यहाँ आके प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो वहाँ भी तो कहीं ना कहीं आप देश की सेवा कर रहे थे। जी सर, वहाँ भी प्रोजेक्ट ऐसे थे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी मुझे। तो इस वजह से मुझे लगा कि यहाँ आके मैं और बेहतर तरीके से सर्व कर सकता हूँ। सिविल सेवा में आने का 3 प्रमुख कारण मुझे बताओ, क्यों आप आना चाहते हैं? 3 कारण। एक तो सर इसमें वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सिविल, मेरी जैसे ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग रही है, उसमें वर्क का स्कोप लिमिटेड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा और सारे पावर्स होते हैं जिसके थ्रू फील्ड में ग्राउंड पे लोगों के साथ और इंटरेक्ट होकर हम काम कर सकते हैं सर। तो अभी तक जो आपने जो नॉलेज गेन किया जी सर, इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में? सर एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल इंजीनियरिंग का काफ़ी ज़्यादा रोल है। इनफैक्ट फील्ड में जैसे क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जहाँ बनते हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन जो होते हैं उसमें सिविल इंजीनियरिंग का काफ़ी रोल होता है। उसके थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और इसके साथ ही साथ ये है कि ग्राउंड पे चीज़ें इफिशिएंटली इम्प्लीमेंट हो सकें। जो सिविल इंजीनियरिंग है जी, वो इंजीनियरिंग के दूसरे स्ट्रीम्स से कैसे डिफरेंस है? सिविल इंजीनियरिंग का जो मेन फोकस होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे होता है, और जबकि अदर फील्ड जैसे कंप्यूटर साइंस उसमें IT सेक्टर पे होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिफिकेशन पे होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर चिप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे होता है। इस तरह से सिविल इंजीनियरिंग का ये है कि सारे इंजीनियरिंग के पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वहाँ सिविल इंजीनियरिंग का मेन रोल होता है। ठीक है। अभी तक का जो आपने जो जीवन का सफर तय किया, जी सर, अपनी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? सर मुझे सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं पूरी लाइफ में। फ्रॉम चाइल्डहुड टू प्रेजेंट डेट बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं। स्कूल टाइम पे मैंने लीडरशिप की भी क्वालिटीज़ देखी। बीटेक के टाइम पे सर्वे कैंप हुआ, वहाँ पे कैसे वर्क किया जाता है वो देखा। जॉब के टाइम पे मैंने जब दूसरे कंट्री में वर्क किया कंबोडिया में, तो वहाँ ये भी मैंने देखा कि एज ए इंडियन वहाँ पे हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हम वहाँ पे और बेहतर कर सकें जिससे इंडिया की एक अच्छी इमेज बन सके। कंबोडिया किस कॉन्टिनेंट में है? सर एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट में। एशिया कॉन्टिनेंट में? जी सर। अच्छा, उसके पड़ोसी देशों के बारे में बता सकते हो? जी सर, कौन कौन से? उसके पड़ोस में थाईलैंड है, ऊपर ईस्ट साइड में वियतनाम है, ऊपर लाओस है, और एक साइड चाइना। ये जो सब जो देश हैं, जी सर, इनमें कुछ सिमिलरिटीज भी है क्या? जी सर, क्या है? ये साउथ ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंट में है, तो यहाँ पे लैंग्वेज, कल्चर, क्विजीन, खाने पीने की चीज़ें, इवन ज्योग्राफिकली वो वहाँ पे चारों पांचों भारत के संग कैसे ये कोरिलेट करते हैं? जी सर, भारत के साथ वहाँ पे अंकोर वाट करके एक टेम्पल है। यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में जो चोला डायनेस्टी के 11th सेंचुरी के आसपास, तो वहाँ के एक राजा थे सूर्यदेव देववर्मन, तो उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराया था अंकोर वाट टेम्पल। तो उस कल्चर का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अच्छा। इवन वहाँ पे जो अंकोर वाट टेम्पल के अलावा बहुत सारे टेम्पल मैंने खुद विजिट किए, जहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं इंडिया के साथ। और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है क्या जिसके माध्यम से भारत के संग ये सारे देशों का संबंध? जी, आसियान, ये सारी कंट्रीज आसियान का पार्ट है, और इंडिया का आसियान के साथ एक अच्छा रिलेशन है। दक्षिण पूर्वी एशिया सम्मेलन के बारे में जानते हो? जी सर, दक्षिण पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में जानते हैं आप? नाम सुना हुआ, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन सर नहीं पता। आसियान में कितने देश हैं? आसियान में 10 कंट्रीज है सर। पता है उनके बारे में? जी सर, कौन कौन से? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया,
कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और एक दो कंट्री एग्जैक्टली नाम अभी नहीं याद है वैसे। ठीक है। अच्छा, आपने बताया चाइना इसका, क्या चाइना इसका नेबरिंग कंट्री है कंबोडिया का? सर एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा बट क्या बॉर्डर शेयर करता है चाइना? मैं इसके बारे में एग्जैक्ट श्योर आप नहीं तो हूँ। रहे हो, कितना दिन रहे हो वहाँ पे अराउंड 7 मंथ था सर। सर जी सर। तो हमारे जी ठीक है। क्या कंबोडिया लैंड लॉक कंट्री है? नहीं सर, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड उसका मतलब सी के पास है, मतलब कोस्टल रीजन में है। गल्फ क्या होती है? गल्फ और बे में क्या अंतर होता है? एग्जैक्ट डिफरेंस सर नहीं पता। ठीक है। आपने कंबोडिया के बारे में बात किया है। जी सर। आपने पीएसयू में काम भी किया जैसे। जी सर। इंडिया के कितने पीएसयू हैं? नंबर्स, जहाँ तक नंबर्स की बात है अप्रॉक्सीमेट नंबर मैं बता सकता हूँ सर। हाँ बताइए। जो मिनी रत्न है अराउंड 225 के अराउंड है। टोटल कितने हैं? टोटल रफली 300 सर। श्योर? जी सर। ठीक है। महारत्न का क्या क्राइटेरिया है? एग्जैक्ट उसका क्राइटेरिया सर। नवरत्न महारत्न बड़ी होती है और क्राइटेरिया क्या है उनका? एग्जैक्ट क्राइटेरिया सर नहीं पता सर। ठीक है। कितने महारत्न है देश में? एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। ठीक है। अच्छा, जो पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी लेकर आए थे गोल्डन हैंडशेक करके, वो किसके लिए लेकर आए थे पीएसयू के? क्या सर? गोल्डन हैंडशेक करके एक स्कीम लेकर आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी टाइम पहले 1990 के आसपास। वो किन के लिए लेकर आए थे पीएसयू में? एग्जैक्ट नहीं पता सर। कोई बात नहीं। पीएसयू को लेकर एक कमेटी है सरकार की, कौन सी है? आपने कुछ अभी हाल फिलहाल करंट अफेयर वगैरह कुछ पढ़ा है? जी सर। करंट अफेयर वगैरह कुछ पढ़ा है आपने? जी सर, अभी तो इंडिया इम्पैक्ट्स एआई समिट चल रहा है। ठीक है। आप प्रशासन में कैसे यूज करेंगे एआई का? सर एआई का यूज़ हो सकता है इफ़िशियंसी इंक्रीज़ करने में, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी मॉनिटरिंग में एआई का यूज़ हो सकता है। एआई के थ्रू हम जो पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें यूज कर सकते हैं। कैसे आप बताएंगे कैसे जी यूज सर। कर सकते हैं? जैसे आपने बताया मॉनिटरिंग में यूज जी किया सर। जा सकता है, कैसे? मॉनिटरिंग में जैसे कि मैन पावर की मॉनिटरिंग की जा सकती है एआई के थ्रू। कैसे? कितने लोग वर्क कर रहे हैं, उनकी टाइमिंग क्या है और कब जा रहे हैं ऑफिस के अलावा, उनकी इफिशिएंसी क्या है, उनकी कैसे करेंगे कितने। उसका बताएंगे, उसको कैसे किया जा सकता है? जी सर, बहुत सिंपल है। एआई के थ्रू क्या है कि एक तो अटेंडेंस मॉनिटरिंग हो सकती है। वो तो अब भी होती है अटेंडेंस मॉनिटरिंग। एआई के बेसिस पे सर जो डेटा एनालिटिक्स है उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस से भी लिंक कर सकते हैं हम। परफॉर्मेंस से लिंक करने का तात्पर्य यह है कि पर्टिकुलर पर्सन ने अगर एक महीने में इतने वर्किंग डेज वर्क किए, उसमें उन्होंने क्या क्या काम किए, उसके वेटेज के बेसिस पे हम एक हायरार्की नहीं, एक रैंक बना सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। उसके बेसिस पे ये पता चल सकता है कि ये एम्प्लॉय कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, या अगर किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में या कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट करने में अगर एक टाइम का बाउंडेशन है तो वो एग्जैक्टली वो पर्सन उस टास्क को कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें इससे मॉनिटर की जा सकती हैं। कोई सॉफ्टवेयर का नाम बता सकते हैं ऐसे? एआई का तो सर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर का नाम नहीं पता सर। ठीक है। एंथ्रोपिक क्या है? एंट्रोपी, एंथ्रोपिक काफी चर्चा में है आजकल। एंथ्रोपिक। हाँ बिल्कुल। उसका शेयर मार्केट और आईटी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, अगर कुछ आइडिया लगा पाए। ठीक है। आप गए थे दिल्ली समिट, जो समिट हुआ था? नहीं सर। ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सर। ठीक है। इसमें काफ़ी चर्चा में रहा है कुछ चीज़ें, क्या चर्चा में रही इसमें सबसे जी, ज़्यादा? रिसेंट में एक तो एआई के जितने डिमॉन्स्ट्रेशंस थे, बहुत सारी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट को वहाँ डिमॉन्स्ट्रेट किया, और इवन एक कंपनी ने जिन्होंने ये भी बताया कि मतलब कि बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज में लाइव ट्रांसलेशंस ये सब वहाँ परफॉर्म करके दिखाए। इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी भी थी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, उस वजह से भी थोड़ा सा ये हाईलाइट हुआ था। ठीक है। आप ये बताइए, यूपी में कल्चर डेवलपमेंट में आप कैसे यूज करेंगे AI? एआई का सर यूज हो सकता है कल्चरल डेवलपमेंट में। जैसे अभी रामायण सर्किट बन रहा है,
जहाँ पे वो रीजनली कनेक्ट कर रहे हैं अयोध्या को, वाराणसी को, गोरखपुर को, चित्रकूट को, इन सबको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। तो वहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन लाइंस की मॉनिटरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सिटी में या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे फुटफॉल के बेसिस पे और क्या क्या फैसिलिटी। फाइल मैनेजमेंट में कैसे यूज करेंगे आप एआई को? जी सर, फाइल मैनेजमेंट में एक तो टैगिंग के थ्रू कर सकते हैं, मतलब एआई के थ्रू हम टैगिंग और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। क्या एआई को ऑफिशियल डाटा प्रोवाइड करना क्या ठीक है? सर अगर क्लोज्ड सिस्टम में यूज़ हो तो थोड़ा सा अगर संयमित तरीके से यूज़ करें तो उसका एक सही तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर वह प्लेस होता है जहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर किया जाता है, वहाँ संरक्षित किया जाता है, उसके थ्रू डेटा का आदान प्रदान होता है। ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर किस स्टेट में है? एग्जैक्ट नंबर से नहीं पता, साउथ इंडिया में कंफर्म है, बाकी एग्जैक्ट स्टेट में नहीं। आप ये बताइए, अगर कहीं काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, जी। आप उसको मैनेज कैसे करेंगे? आप सर- एसडीएम के रूप में तैनात है और काफ़ी क्राउड है और आप उसको मैनेज नहीं करेंगे, मोबाइल एच हो जाएगी, तो क्या करेंगे? सर अगर वायलेंट हो रही है तो इमीडिएट लेवल पे हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें जो क्राउड में एक दो लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जो लीडर होंगे वहाँ के। अब उनसे इमीडिएटली बात करनी पड़ेगी, उनको समझाने, पोलाइटली समझाने की कोशिश करेंगे कि ये अगर जिस वजह से वो गैदर हुए हैं क्या वो सही है या नहीं है, या उनको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस वजह से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती है सिचुएशन, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। और इन केस अगर मॉब वायलेंट होती है तो वहाँ पे नॉन लीथल मेजर्स भी लिए जा सकते हैं, लाइक वाटर कैनन का यूज कर सकते हैं या रबर बुलेट का, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में, वो भी अगर उसके लिए पहले हमें मतलब सीनियर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अगर उनका आदेश आता है तो उसके अनुसार फिर वैसा एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। यूपी की जीडीपी कितनी है? इस समय जीडीपी सर अराउंड 30 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन किया बजट में किस सेक्टर में किया है? सर एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ हाँ, कि बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। आप ये बताइए, यूपी का जो ग्रोथ रेट है कितना है? अराउंड सर 9 पॉइंट सब, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन 9.2% है शायद। यूपी में ठीक है, यूपी में आप उसको अलग अलग एरिया में आप डिवाइड करते हैं, तो कौन सी सरकार ऐसी है जिसने यूपी को 3 एरिया में डिवाइड करने की बात की गई थी? 3 एरिया में सर तो एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। आपकी हॉबी क्या है? मैम मेरी हॉबी लिसनिंग गजल्स और सॉल्विंग सुडोकू, न्यूज़पेपर में जो सुडोकू। उनके जल्स आपके ऐसी मतलब कोई फेमस वो है आपके? जी मैम, गजल्स में वैसे तो बहुत सारे लोग सुनता हूँ, लेकिन जगजीत सिंह की सुनना मुझे ज़्यादा पसंद है। आप सुना सकते हो? जी मैम, सुनाइए। गज़ल की लाइन है कि आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। और उसकी अगली लाइन अभी याद नहीं आ रही, बट मतलब क्लासरूम में बैठी समझ। ठीक है। आप मुझे बताइए, सुडोको जब सोल्व करते हैं उसके मेन जो रूल होते हैं जी। क्या होते हैं? पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि किसी रो में या किसी बॉक्स में 9 to 9 का बॉक्स है तो किस अंक के आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, मतलब किस अंक से इजली वो उसका मतलब सोल्यूशन मिल जाता है, तो पहले उसको फिल करते हैं। उसके बाद जब इस तरह से सारे फिल हो जाते हैं, फिर उसके बाद रिवर्स अप्रोच फॉलो करते हैं कि कहाँ पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कहाँ पे प्रोबेबल हो सकता है, उसके बेसिस पे फिर हम मतलब उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे अब कौन सा अंक आएगा। मतलब जब सुडोको सोल्व करते हैं तो क्या मतलब मैथ आना जरूरी है? नहीं मैम, इसके लिए बहुत बेसिक सा एकदम कॉमन सा मैथ की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। ठीक है। जब सुडोको सोल्व करते हैं तो शुरुआत में कुछ ट्रिक भी देखते हैं ना हम? नहीं मैम, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रिक ऐसे नहीं है, एक तरफ से मतलब उसके जो लेवल्स होते हैं उसके बेसिस पे मतलब डिवाइड होता है, तो उस हिसाब से सॉल्व होता चला जाता है। ओके।
ओरिजिन कहाँ है सुडोकू का? सुडोकू जो टर्म है इसका ओरिजिन जापान में हुआ है अराउंड 1986 वहाँ पे फर्स्ट टाइम बहुत इससे पहले इसको पॉपुलराइज कुछ हुआ। और नाम दिया जाता था। इसके पहले मैम ये पब्लिश हुआ है फ्रांस की किसी मैगजीन में, वहाँ इन्होंने जो मॉडर्न वर्जन ऑफ सुडोकू है 9 डिजिट का, ये आना स्टार्ट हुआ। उसके पहले डबल डिजिट में भी आते थे। ठीक है, जब सुडोकू सोल्व करते तो आपको इससे क्या बेनिफिट होता है? मैम इससे मतलब मुझे इंस्टेंट रिलीफ, मतलब एक अगर बहुत टायरिंग सा वर्क है उसके बीच में 5 से 10 मिनट का अगर मैं सुडोकू प्ले करता हूँ तो उससे मतलब खुद को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है और थोड़ा सा मतलब ब्रेन कुछ टाइम के लिए रिलैक्स के साथ साथ थोड़ा सा वो एक डिफरेंट वे में इंगेज भी रहता है। जो क्यूब सोल्व करते हैं सुडोकू सोल्व करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस? किसमें किसमें? क्यूब आती है ना, जी मैम, दोनों में क्या डिफरेंस है? सुडोकू पेन और पेपर के थ्रू होता है। आजकल तो डिजिटल भी है ना। जी मैम, तो एक डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जो क्यूब है क्यूब को हाथ में लेके फिर उसमें उसका टेक्निक ये होती है कि उसके सारे फेसेस एक कलर के होने चाहिए और सुडोकू का जो कॉन्सेप्ट है नंबर देखा सारे। जाए तो वही 1 to 9 होना चाहिए हर रो में, जी। इधर से इधर से। हाँ ऐसे क्यूब में होता है कि हर फेस जी। पे। ठीक है, अब मुझे बताइए मतलब एथिक्स में और मतलब मोरालिटी में क्या डिफरेंस है? एथिक्स मैम वो स्टैंडर्ड होते हैं जो कि ऑलमोस्ट हर टाइम सही होते हैं जिसको फॉलो किया, जैसे ऑनेस्टी हर सिचुएशन में हर टाइम पे सही मानी जाती है। और मोरालिटी जो होती है एग्जैक्ट मोरालिटी इंटरनलाइज होती है एक्चुअली। उसमें जो एथिक्स होता है वो थोड़ा सा सोशलाइज्ड वे में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है मैम कि अगर हमें कोई टास्क दिया गया और इंटरनली अगर हम उस टास्क के हिसाब से मतलब हमारे वैल्यूज अगर उससे कॉन्फ्लिक्टिंग है तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जैसे कि अगर किसी ने कोई ऐसा टास्क बोला जो कि हमें करना है लेकिन वो सपोज करप्शन पे इन्वॉल्व है, लेकिन ऑनेस्टी जो हमारा कैरेक्टर है वो कभी ये चीज़ को अलाउ नहीं करेगा। उस केस में यहाँ पे करप्शन होते हैं। जी सर, कितने टाइप के करप्शन होते हैं? सर टाइप्स ऑफ करप्शन तो सर सीवीसी ने कुछ बताया है, आपने पेपर में पढ़ा होगा। नो सर एग्जैक्टली। आप ऑनेस्टी की बात कर रहे हो, एक ऑनेस्टी होती है, एक इंटीग्रिटी होती जी है, दोनों बेसिक डिफरेंस क्या होता है? इंटीग्रिटी उससे बहुत वाइडर टर्म है। इंटीग्रिटी में बहुत सारी वैल्यूज इन्वॉल्व होती है। इंटीग्रिटी मतलब कि एवरी टाइम आप पर्टिकुलर वैल्यूज को एवरी टाइम रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो वो इंटीग्रिटी होते हैं। ऑनेस्टी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस एक सिविल सर्वेंट के लिए कितना जरूरी है? सिविल सर्विसेज में एक सिविल सर्वेंट के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे हमें एम्पैथी को भी शो करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है जहाँ पे हमें एनोनिमिटी को भी मेंटेन करना होता है। तो कई बार सेंसिटिविटी भी इंक्लूड होती है। ऐसे इश्यूज होते हैं जहाँ पे जेंडर, कास्ट या रिलीजन को लेके बहुत सेंसिटिव डिसीजंस लेने होते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज होता है। ठीक है, एक एम्पैथी होता है, एक सिंपैथी होता है, जी, दोनों में क्या डिफरेंस है? इम्पैथी थोड़ा सा इंटेंस होती है एज कम्पेयर टू सिंपैथी। सिंपैथी जस्ट दूसरे की प्रॉब्लम्स को देखना समझना, लेकिन इम्पैथी में होता है कि हम दूसरे की प्रॉब्लम को सिर्फ देखते और समझते नहीं हैं, उसको खुद फील कर सकते हैं कि हाँ अगर हम उनके प्लेस पे होते तो शायद हम भी उतना ही परेशान होते। ठीक है, मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट में एक अधिकारी है, जी ठीक है, और एक बहुत ही बुजुर्ग सी महिला आती है राशन लेने के लिए, जी बट उसके पास क्या है, राशन लेने के लिए जो कागजात की जरूरत होती है वो नहीं जी है, बट उसकी हालत बहुत खराब है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? और कागज के बिना राशन देना भी एक तरीके से इलीगल है, तो आप क्या करेंगे? इसके केस में मैं मतलब पर्सनली उनको इस तरह से हेल्प करूँगा कि उनको कागज़ या जो भी इमीडिएट डॉक्यूमेंट्स हो
वो मिल सके। अगर उसमें डिले है तो मैं अपने डिपार्टमेंट के थ्रू और वहाँ के विलेज के प्रधान के थ्रू इस चीज़ को इंश्योर करूँगा कि उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो, जिसके बेसिस पे उनको राशन दिलाया जा सके। और साथ जिस टाइम पे वो आई है उसी टाइम पे उसको नीड है, पता है, तो मतलब भूख से उसकी हालत बहुत खराब है। उसको अगर राशन- ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इमीडिएटली पहले भूख को हमें फोकस करना है, तो वहाँ मैं अपने डिपार्टमेंट के थ्रू अपने इवन पर्सनल कैपेसिटी में भी वहाँ पे हेल्प करूँगा कि जिससे फिलहाल में अभी कुछ टाइम के लिए मतलब वो इश्यू खत्म हो। उसके साथ जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलेगा उसके साथ फिर उनके डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस किया जाएगा और विलेज चीफ के थ्रू, मतलब फिर कोटेदार के अगर थ्रू। आप विदाउट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो इलीगल नहीं हो जाएगा? नहीं, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है। हम डॉक्यूमेंट्स उसमें जैसे सिर्फ आधार, कई बार होता है कि सिर्फ आधार थंब लगा के मिलता है, लेकिन हमें कोशिश करेंगे कि वहाँ राशन कार्ड बनवाया जाए या फिर उनके अदर डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, उनके बेटे या घर में और अगर फैमिली मेम्बर्स होंगे तो उनके थ्रू भी मतलब ये इंश्योर किया जा सकता है कि उनका वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन हो सके, फिर उसके बाद उनको मतलब राशन मिल जाए। ठीक है। यूपी की मेन अभी हाल फिलहाल में मतलब मेन चैलेंजेस क्या है यूपी के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने? अभी जो प्रेजेंट में है वो सबसे बड़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट और रीजनल डिस्पैरिटीज। इंडस्ट्री तो बहुत है यूपी में। नहीं मैम, अभी जैसे रीजनल डिस्पैरिटीज की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें ईस्टर्न यूपी में बुंदेलखंड रीजन में यहाँ पे अभी भी बहुत सारी इंडस्ट्रियों का अभाव है और उस वजह से क्या है कि वहाँ के लोग माइग्रेट करके नहीं, दूसरे जगह पे रीजनल जाके क्या work बात कर करते रहे हो? हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो ऑलरेडी चल ही रहा है यूपी में, जी मैम, तो वो तो रीजनल के उसमें ही आता है लेकिन ना। जो उसकी कैपेसिटी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभी उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही कि वहाँ पे सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और सभी लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो सके। जितनी इंडस्ट्री वेस्टर्न यूपी में है उससे काफ़ी कम इंडस्ट्री ईस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड रीजन में है। अभी यूपी का बजट आया तो कितना है यूपी का बजट अभी? अभी प्रेजेंट में जो बजट पेश हुआ है उसका अमाउंट है 9.12 लाख करोड़ रुपए। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश? अभी तो निवेश मित्र पोर्टल के थ्रू निवेश यूपी स्कीम इन्होंने लाया था। निवेश यूपी में क्या है कि इन्होंने जैसे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे बुलाया और कौन कौन सी इंडस्ट्री अभी काम कर रही है बुंदेलखंड रीजन में? कौन सा सेक्टर बन रहा है? जैसे डिफेंस कॉरिडोर की बात की जा रही है जी वहाँ पर कौन कौन सी कंपनी आई हैं? ईस्ट यूपी में कौन कौन सी कंपनी, कुछ बताएंगे? एग्जैक्ट सर कंपनी का नाम नहीं पता है। ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर और जो चैलेंजेज आपने बताए उनको ओवरकम करने के लिए आप क्या पुराना नहीं कुछ नया इनोवेटिव बताना क्या है? इनोवेटिव सर जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके फूड प्रोसेसिंग, हमारे जैसे ईस्टर्न यूपी में फूड प्रोसेसिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है और इसमें अगर कुछ न्यू करना है तो इसमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन अगर करें। बैक लिंक फॉरवर्ड लिंकिंग क्या होता है? जी सर, बैकवर्ड लिंक वो होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के जैसे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन के पहले की स्टेज की जितनी चीज़ें होती हैं, फर्टिलाइजर हो गया, नहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट बता रहे हैं उसमें बैकवर्ड फूड प्रोसेसिंग में उसके पहले फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक आने तक का जितने भी टास्क होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, इवन एग्रीकल्चरल फील्ड से वहाँ तक लाने के लिए एग्रीकल्चरल फील्ड के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब बैकवर्ड लिंकेजेस में आएंगे। फॉरवर्ड लिंकेजेस में एक बार फूड प्रोसेस हो गया तो फिर उसकी मार्केटिंग, लाइसेंसिंग। प्रॉपर मॉडल बता सकते हैं किसी एक फोकस करके किसी एक एरिया पर? जी, जैसे प्रतापगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आंवला की खेती ज़्यादा होती है, तो अगर आंवला वहाँ पे हो रहा है और उस तरह से अभी उस पोटेंशियल को नहीं टैप किया गया है, तो इस केस में हम ये कर सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग के थ्रू मुरब्बा, अचार या कुछ भी ऐसी चीज़ें जेली या कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसमें जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसमें है कि हम फार्मर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू हम उनसे प्रोक्योर कर सकते हैं अच्छे प्राइस पे। फिर उसके बाद यहाँ आके फूड प्रोसेसिंग प्लांट में ये 3 कृषि कानून आए हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउड है? जी सर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हो सकती है सर। एपीएमसी क्या है? एपीएमसी ये मंडीज होती हैं, एपीएमसी मंडीज।
हाँ, वो क्या होता है उसमें, क्या कुछ रहता है? इसमें होता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो खेत में उगाए जाते हैं उसको पहले, सबसे पहले जो बेचने की प्रक्रिया होती है वो एपीएमसी मंडीज के थ्रू होती है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करती है? एग्जैक्ट नहीं होता है। आपने कहा कि आपकी रुचि जो है गजल सुनना है जी सर। और श्लोकों को सुन करना है। जी आपकी इस हॉबी से समाज को क्या लाभ होगा? सर, दोनों ऐसी हॉबीज है, जैसे गजल सुनना। गजल सुनना क्या है कि ये हमको मतलब मेंटली काम करती है। एक तरीके से हम बहुत एग्रेसिव नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनली जितना जान रहा हूँ, पर्सनली जितना बिलीव करता हूँ, इसमें गजल सुनने से मुझे मतलब एक तो माइंड रिलैक्स होता है, उससे अपने बिहेवियर पे भी कंट्रोल होता है। तो सोसाइटी अगर इस तरह से गजल वगैरह सुन रही है तो कहीं न कहीं उसका एक इम्पैक्ट ये हो सकता है कि उनको एक बिहेवियरल कंट्रोल, जो बहुत एग्रेसिव नेचर दिखता है, वो कंट्रोल हो सकता है। और सुडोकू सॉल्विंग का एक फ़ायदा हो सकता है सोसाइटी को कि एक तरीके से मेंटल क्विज टाइप से है कि जितना आप दिमाग को यूज़ करेंगे उतना वो ज़्यादा और प्रखर होगा। तो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, बच्चों में खास करके। समाप्त होता है। कैसा लगा आपको जरूर? अलग अलग मेंबर जो हैं अलग अलग आपको फीडबैक देंगे जी, ठीक है। देखिए, जो लास्ट मैंने आपसे पूछा, ठीक है, कि आपका इंटरव्यू समाप्त होता है जी, आपको इंटरव्यू कैसा लगा? देखिए, जब तक आपको ना कहा जाए ना कि अब आप जा सकते हैं जी, तब तक इस मतलब का आपका इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, मैंने आपको कहा कि आपको इंटरव्यू कैसा लगा, है ना? ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आइए समझो। अब अगर यदि पूछा जाए ना कि आपको इंटरव्यू कैसा लगा, तब क्या आप जवाब दें? सर, इंटरव्यू वाज गुड और मतलब सब कुछ चीज़ें सही हुई। ठीक है ना, इंटरव्यू वाज गुड है ना, और ये मुझे सीखने का काफ़ी अच्छा मुझे मौसम मिला। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रहेगा आंसर, है ना जी। जब आपको कहा जाए कि आप जा सकते हैं तो आपको थैंक्स कहा कि आपको जाना है जी। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब आप एंट्री करेंगे, है ना जी, जैसे ही आप एंट्री किए आपका इंटरव्यू शुरू हो गया, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा जी। ठीक है, भले आपसे कुछ ही बात किया जा रहा है, ठीक है, मान लो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, है ना, मान लो कि हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, फिल्म पे चर्चा कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लो सपोज करो कि हम लोग धुरंधर मूवी पर चर्चा कर रहे हैं, विचन को पूछ दिया, अच्छा ठीक है, बताओ तो धुरंधर मूवी जगह हो गया, तो ये मत समझना कि इनफॉर्मली बात हो रही है। ठीक है, आप एंट्री मारे हैं, आपका इंटरव्यू शुरू है, आप जब तक आप एग्जिट नहीं करेंगे आपका इंटरव्यू चल ही रहा है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है ना। बाकी जो है, बाकी आपकी एंट्री अगर ठीक थी, बहुत अच्छा था, है ना, एंट्री किए, है ना, आपने चेयरमैन को आपने ग्रीस दिया, और ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने एक महिला मेंबर को आपने अलग से दिया। ये चीज़ बताता है कि आप महिला के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। ठीक है, ये अच्छा चीज़ है। लेकिन आपने अभिवादन किया और आप बैठने को हुए, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अभिवादन करके आपको खड़े रहना है ना, जब तक आपको ना कहा जाए मत बैठना। पहली बार आप आया, कुर्सी खींच दी, है ना, कुर्सी जो रखा हुआ है ना, उस दूसरी जगह पर रखा होना चाहिए। ठीक है, उसको आपको खींचना इधर उधर नहीं करना है, अपने हिसाब से उसको कंफर्टेबल नहीं बनाना है, उस कुर्सी के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने आप को आप कंफर्टेबल बनाना है। अरे समझ में? ठीक है, इसका मतलब यह है, यह इंडिकेट करता है कि आप सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को कंफर्टेबल बनाएंगे, ना कि अपने अकॉर्डिंग सिस्टम को कंफर्टेबल बनाएंगे। अरे समझ में? बिल्कुल ठीक है। तो आप, है ना, जब आपको बोला जाए कि प्लीज डाउन या बैठिए ना, थैंक्स कह के आपको बैठना है, राइट? ठीक है, उसके बाद फिर आपने बहुत अच्छा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं ना, लेकिन आपका हैंड मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कभी आप ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी, है ना, ये नहीं है, आप हैंड को ऐसे रखिए जी। ठीक है ना, बैठिए, यहाँ बैठिए, ऐसा करके बैठिए, हैंड को आप ऐसे रखिए। ठीक है ना, ऐसा समझ में ना, ये नहीं कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, ये सब डिस्ट्रेक्ट है ना, आप समझाने के लिए बैठे नहीं है, राइट? ठीक है, तो आप ऐसे रखेंगे हैंड। ठीक है, तो सिटिंग का हैंड मूवमेंट का, है ना,
आई जो है ना, आई मूवमेंट को थोड़ा सा ना आप स्मार्टली क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकुलर कोई अगर मेंबर अगर क्वेश्चन पूछता है तो पार्टिकुलर उस मेंबर का क्वेश्चन नहीं होता है, बोर्ड का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जिस मेंबर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है उस पर आपको मेन फोकस करना है, बाकी स्मार्टली अदर मेंबर पे भी आपको अपना निगाहें आपको घुमानी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपके कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए कि आप कंसंट्रेशन कितना लूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सर ने क्वेश्चन पूछा और हम मोबाइल पे अपना कुछ चला रहे हैं या हम मैडम से कुछ बात कर रहे हैं और आप मान लो कि आप इधर अपना आई आपने किया, तो आपको लगेगा ना कि लगता है कि हमने सब जवाब हम सही नहीं दे रहे हैं इसलिए मेंबर जो है कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं जवाब। ऐसा कुछ नहीं है ना, वो चेक हो किया जा रहा है कि आप कितना कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं, कितना कंसंट्रेशन लूज कर रहे हैं ना। तो उस समय क्या करना है कि अगर आपको लगे कि हाँ जी है ना ये लोग, तो फिर आप मेन अपना फोकस कर दीजिएगा जो मेंबर जो आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऐसा तो होगा नहीं कि मान लो कि हमने क्वेश्चन पूछा और हम लगे उधर देखने। हम जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके तो फोकस वही होगा, बाकी दूसरे मेंबर का भी होगा। तो जब दूसरे मेंबर का होगा तो आपको स्मार्टली क्या करना है, आई मूवमेंट करना है। लेकिन अगर मान लो कि अगर कोई मेंबर किसी दूसरे काम में व्यस्त है, उठ के चला गया है ना, तो आपको क्या करना है कि जो मेंबर आपके तरफ फोकस किए हुए हैं उनके तरफ अपने आई को फोकस करें। ठीक है, मैडम जो है, मैडम जब आप क्वेश्चन पूछ रही थी तो आप क्या कर रहे थे, आप उन दोनों के बीच में देख रहे थे। ठीक है, ये बता रहा था कि आप कहीं ना कहीं से है ना आप थोड़ा सा नर्वस हैं या हेजिटेशन आपका है ना, कोई महिला है तो कैसे हम बात करें, है ना, ऐसा नहीं है, नहीं करना है। ठीक है ना, वहाँ पे ये नहीं देखना है कि मेल मेंबर है या फीमेल मेंबर है ना, जो भी मेंबर जो पूछे हैं ना उनसे एकदम आई कांटेक्ट करके बात करें। राइट, ठीक है, इस चीज़ को आप ये कीजिएगा। बाकी जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन समझने का तरीका आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, जवाब भी आप अच्छा दे रहे हैं और फेस वगैरह भी आपका अच्छा है ना। बस अंतिम जो मैंने कहा कि आपको क्या लगा कि आपका इंटरव्यू समाप्त हो गया है ना, तो बिल्कुल आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस अपना लूज करो। ठीक है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो है ना, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ठीक है, कई बार क्या होगा कि मान लो कि आप क्वेश्चन का जवाब सही दे रहे हैं लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि गलत दे रहे हो, या मैं किसी मेंबर को लगा कुछ नहीं पड़ गया है। ठीक है, बिल्कुल आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अगर समझ में बहुत बेहतर जाएगा। कब है आपका 12 मार्च को है सर। ठीक है, बहुत बेहतर जाएगा, आपका नॉलेज अच्छा है, बाकी सब बताएंगे अपने बारे में। ठीक है, एक तो अपने हाथ के नाखून काट लेना जी सामने जैसे रखिएगा ना, तो अभी ये आपने रखा तो बहुत बड़े बड़े हैं तो ये अच्छे नहीं लगते, नाखून वगैरह काट कर प्रॉपर तरीके से जाना। दूसरा ये है, देखो आपने बताया कि ये अच्छी बात है कि आपने कंबोडिया में काम किया, ये काफ़ी अच्छी बात है। पर वहाँ से मैंने पूछा निराशा आती लगी, समझिए, क्योंकि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना वहीं पर आपने सबसे वीक कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जैसे कंबोडिया आपको पता होना चाहिए। चाइना मेरा पूछने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, सर ने पूछा तो आपने चाइना इंक्लूड कर दिया, तो चाइना इंक्लूड कर दिया तो स्वाभाविक क्या बॉर्डर शेयर कर रहा है चाइना और कंबोडिया में कितना अंतर है। तो आपको ना देखिए जहाँ काम किया उसके बारे में प्रिपेयर कीजिए। कंबोडिया इंडिया की है जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसको देखिए। वहाँ से मैं आपने क्वेश्चन भी इसलिए नहीं पूछा, आपसे जो पूछ रहा आप सब मना ही किए जा रहे थे, कहाँ से पूछता। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रिपेयर कीजिए, उसमें ये देखिए कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं, क्या है। लुक ईस्ट पॉलिसी देखिए, एक्ट ईस्ट से पहले लुक ईस्ट पॉलिसी देखिए, और लुक ईस्ट पॉलिसी के साथ साथ आप गुजरात डॉक्टर भी आप देखिए, क्योंकि आपने विदेश में काम किया तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनने का रहता है। क्या है गुजरात डॉक्टर में। इसके साथ साथ आप ये देखिए उसका चैलेंज भी देखिए, कहाँ का चैलेंज आ रहा है, कनेक्टिविटी कैसे हो रहा है। जब आप इसको देखेंगे तो साथ साथ आपको NRI के इशू भी देखने हैं। कल्चरली मेरा मन था कि वहाँ से पूछने का, जैसे कल्चर है, आपने कंबोडिया का टेम्पल की बात किया, अभी देखो हमें ट्रम्प ने ना कुछ समझौता करवाया है 2 देशों के बीच में। तो हाँ, तो वो क्या है, वो एग्रीमेंट क्या है, वो कौन से जो मंदिर है उसको लेकर, उसकी किस किस मंदिर से सिमिलरिटी है, उसकी कौन सी शैली है, आपको ये देखना है। कौन सी है, नागर है, द्रविड़ है, सर पता है आपको कौन सी शैली है? वहाँ पे नागरा ही है। तो नागरा है तो क्या है, किस टाइम की थी नागर शैली, कब से कब तक की थी? वहाँ पे 11th सेंचुरी के आसपास वो टेम्पल। इंडिया में कब से स्टार्ट हुई नागर शैली और कहाँ पर है वो तो आप देखिए। तो यूनेस्को हेरिटेज में देखिए, वहाँ से आपके यूपी के भी बनने करेंगे, यूपी में कौन कौन से टेम्पल है। इससे ना जो अयोध्या का मंदिर है वहाँ से भी कनेक्ट होने का रहता है। तो आप वो देखिए, नया है कि
किस शैली पर बनाया गया, क्या कुछ वो एक काफ़ी अच्छा डोमेन खुलता है, तो आपको वो देखना रहता है। इसके अलावा वहाँ पर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, कंबोडिया का नहीं पता है, बच्चे ने काम किया होगा तो मैंने उठाया। आपने पीएसयू में काम किया है, सिंपल है, जी। पीएसयू के थ्रू गए। मैं पीएसयू पूछा, वहाँ भी आप मना ही करते रहे, नहीं सर सॉरी सर। फैक्चुअल डिटेल्स एक्चुअली पीएसयू के अभी नहीं आपने आता काम किया है तो आपसे जी। उम्मीद की जाती है। आपके पेपर में आया, फर्स्ट पेपर में था जो मैंने पूछा, वो एक्टिस्ट पॉलिसी आपका अजबाईयार का पार्ट पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं आप। पीएसयू का है जो नवरत्न मिनीरत्न महारत्न पढ़ते हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है आपको उनके बारे में जानकारी हो। इसके अलावा जब आप पीएसयू पूछते तो आपसे कमेटी का आपको सिंपल है, ये है लोक उपक्रम समिति है, आपको पता होना चाहिए। तो इसके आसपास की सारी चीज़ें देखिए। फिर मन था कि आपसे जैसे अभी लोकसभा में है जो डिबेट चल रही है उस पर क्वेश्चन पूछने का था, तो मुझे इतना लग गया कि इनको वो पूरा एरिया साफ है, तो इसलिए मैंने पूछा। इम्प्रेशन देखिए क्या पड़ रहा था उससे, मैं आपके एरिया से पर मेरे इम्प्रेशन यही पड़ा कि क्वालिटी मतलब मैं पूछना ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई हाथ नहीं लगेगा पूछने का कुछ भी। फिर मैंने आपसे यूपी का पूछा, यूपी के बारे में आपसे बेसिक जानकारी, ज़्यादातर बेसिक जानकारी। यूपी का आपने रीजनल डिस्पैरिटी की बात की, तो मायावती सरकार ने ये किया था कि विधानसभा में पारित भी होगा, तो आपको पता होना 4 चाहिए। पार्ट में था सर। हाँ तो 4 पार्ट में आप बोल सकते थे सर, सॉरी सर 3 पार्ट में तो मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा, पर 4 पार्ट में आप ऐसे कर सकते हैं, वहाँ भी ऐसे ही रहेगा। आप कई बार गलत जानकारी उनको कई बार खुद भी नहीं होता, कई बार होती है जानकारी पर जाने अनजाने आपको उनको बोलते हैं, कई बार जानबूझकर भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप उसको करेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको दिया जाता है, वो एक हिस्सा होता है उसका। ये एक दूसरे से पूछते हैं अच्छे सर ऐसा है क्या, वो रहता है, वो ये चलता है। वहाँ बताए ना आपका इंटरव्यू हो रहा है, कोई इंटरोगेशन तो हो नहीं रहा, कोई ऐसा तो नहीं कि जी। जबरदस्ती करके आपको परेशान किया जा रहा है। वहाँ एक तरीका है कि भाई स्टूडेंट के बारे कितनी अवेयरनेस, कितनी जानकारी है। इसके अलावा एसडीएम के रूप में मैंने बोला था, आप डीएसपी के रूप में बताने लगे सारी चीज़ें। आप सोचिए ना, मैंने बोला कि इस तरह का इशू है और आप एसडीएम है, मैंने आपको प्रॉपर बोला था, आप बताने लगे कि बल प्रयोग एसडीएम बल प्रयोग होगा। अब डीएसपी और दो एसडीएम दोनों का देखना कि क्या अंतर होता है, आप सीने से पूछेंगे ये रहेगा। एआई का है ना, एआई का आपको पता होना चाहिए। आपने बोला एआई का, मुझे बताने लगे कि ये है। देखो आपने बीटेक किया हुआ, बीटेक किया है ना, तो बीटेक किया है तो आपसे इनोवेशन और उन चीज़ों के बारे में आपसे उम्मीद की जाएगी और उसके बारे में आपसे उम्मीद की जाएगी। तो आपसे एआई का तो पूरा आने वाला पूरा फ्यूचर ही एआई का है, उसमें आप मुझे गलगोटिया यूनिवर्सिटी समझा रहे हैं। नहीं, आपने बोला चूंकि रिसेंट में क्या कंट्रोवर्सी मैंने ये पूछा कि एआई सबमिट था, उसमें क्या क्या चीज़ें मेन थी। ओके, आपके पास वो रहेगा ना क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रमुख चीज़ें थी, तो उसमें गलगोटिया क्या है, कोई वो मेन चीज़ थी। मेन तो ये था कि इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन कौन कंपनी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बात हुई है, इंडिया में कौन कौन सी कंपनियां आई, मैं वो जानना चाह रहा था। आप मुझे कौन सा हिस्सा बता रहे थे, बाकी वो हिस्से बता रहे थे। वही एआई को लेकर प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या बोला है, मैं आपसे वो जानना चाह रहा था। पर्दे के पीछे कौन कौन से समझौते हो रहे थे, कई सारे देश आए थे इंडिया देख रहे थे, मैं वो जानना चाह रहा था। इतने ओवर सब्सक्राइब हो गया था वहाँ पर, ये था कि टिकटें नहीं मिल रही थी। उससे ये पता लगता है, ये पता लग रहा है कि इससे इंडिया का क्रेज है एआई को लेकर। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा था, उम्मीद है आपको ना उस वाले एंगल से थी, तो आपको वो देखो चीज़ें दोनों होती है, गिलास खाली या भरा है वो आपको देखना है कि गिलास कितना है, ठीक है। अधिकारी से उम्मीद कर ली जाती है, ये कोई गलत नहीं है। फिर मैं एपीएमसी का, ठीक है, जैसे एपीएमसी का ना हल्का सा देखिए, मैं एपीएमसी क्या होता है और उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर आपसे मैंने पूछा ना कि आपने बार बार बोला कि ठीक है वहाँ डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा यूपी में, तो डेवलपमेंट के लिए आपने बोला कि ठीक है इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा तो आप कंक्रीट बताइए, आपने जैसे बताया ना कि ये किया जाए, इस तरह के लगाए, आप कंक्रीट बताइए। जैसे एग्रीकल्चर में ये प्रतापगढ़ का है, आंवला है, या किसी दूसरे आप मॉडल को उठाकर बता सकते हैं, अब बताएंगे वो ज़्यादा मेरे लिए वैलिड होगा। लास्ट में खोज लास्ट में जाकर वहाँ पहुँचा मैं, इसी बात को बता दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, बाकी आपका ठीक है, आप हर बार नहीं पता, हर बार आपको अलग तरीके से मना करना होगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। एक तरीके से नहीं, सॉरी कॉल नहीं कर पा रहा, सॉरी मना नहीं है, सॉरी अभी जानकारी नहीं है, अलग अलग बार अलग अलग तरीके से वो आपके ऊपर होगा।
लाइफ लाइन है, आप उसका सदुपयोग करेंगे। मगर एक हर बार एक ही तरीके से नहीं पता नहीं। हाँ ऐसे लगता है जैसे आप एरोगेंट हैं, जी हो या नहीं हो वो आपके ऊपर रहता है, पर दूसरे को क्या फील होते हैं वो आपको है। दूसरा जैसे आप ना, जैसे मैं बात कर रहा था, आप मेरी तरफ देखे जा रहे थे, मैडम कर रहे थे, मैडम मतलब सबकी तरफ थोड़ा देखिए ना, वो सर ने भी बोला था ठीक है। बाकी ठीक है, आप घड़ी ये क्या बांध रखा हाथ में, ये सर, बांध के ये तो जाओगे? नहीं, ये तो हटा दीजिए पूरा। हाँ तो ठीक है, आप वो बाकी ठीक है आपका। हाँ, ठीक है, जितने क्वेश्चन पूछे आपने बता दिए, बाकी इन एरिया को प्रिपेयर कीजिए, आपका अच्छा जाएगा। ठीक है मैडम, बताइए। हॉबी तो ठीक है, आपने 2 हॉबी क्यों रखी है? एक ही रखी है, ओके, ज्यादा बेटर है तो जो आपको सही हो, मतलब दोनों में मतलब है, तो इसीलिए दोनों में मेंशन कर दिया था। ठीक है। इसमें मैंने आपसे पूछा था इमोशनल इंटेलिजेंस का जी, सिविल सर्वेंट का, उसमें आपने क्या जवाब दिया था? वही मतलब कि ऑन द स्पॉट क्या क्या किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेने हैं, उसी पे फोकस करते हैं। ठीक है। तो एथिक्स से मैंने पूछा था और आपके इससे पूछा था। जी। ऑलमोस्ट देखो आपका हॉबी तो कंप्लीट था, और एथिक्स थोड़ा सा जैसे आप थोड़ा सा स्टार्टिंग पढ़- में, हाँ आप इनको मतलब अच्छे से कर। मैंने एक पूछा था कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जी हाँ मतलब एक स्पेसिफिक आंसर दोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब घुमाने का वो मत करिएगा। जी हाँ, मेन टर्मिनोलॉजी आप पढ़ लीजिए, अभी टाइम है, 12 हाँ, मार्च को है ना जी। आपका, अभी इनफ है टाइम आपके पास, आराम से ये सारी मेन टर्मिनोलॉजी आपको, क्योंकि आपको पता ऑप्शनल तो है नहीं, या फिर बिहार की जो आपने, हाँ मेरे चैलेंजेस का पूछा क्या है सबसे, आपने क्या बताया जो बेसिक है कि अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, जी। एक और क्या, हाँ, अभी साइबर फ्रॉड मतलब साइबर उसका भी काफ़ी चल रहा है, हाँ। क्राइम का, तो जो न्यू वो आप देखिएगा, ठीक है। हाँ हाँ मतलब ये क्या ना जो आप बताओगे अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब ऐसा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री का आपने बताया, इंडस्ट्री पे तो जबकि खूब काम हो रहा है यूपी में हर चीज़ में, तो और लिटरेसी रेट वगैरह आप सब देख के जाइएगा, जी ठीक है। ठीक 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 आप जा सकते हैं, इसके लिए आप